गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 14 जून के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में किसे श्रीमंत शंकर देव पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। तो सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर सोनल मानसिंह को। तो प्रख्यात शास्त्रीय नृत्यांगना है डॉक्टर सोनल मानसिंह, जिनको अभी असम के जो राज्यपाल है कौन लक्ष्मण प्रसाद आचार्य उनके द्वारा 2023 श्रीमंत शंकर देव पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसमें 5 लाख रुपए का पुरस्कार और पारंपरिक असमिया बेल मेटल जोराई जो कि एक तरह की ट्रे है वो इसमें दी जाती है पुरस्कार के रूप में। बाकी श्रीमंत शंकर देव पुरस्कार की बात करें, इसकी स्थापना 1986 में असम सरकार ने ही की थी। ये जो पुरस्कार है ये प्रसिद्ध वैष्णव संत महापुरुष श्रीमंत शंकर देव की याद में दिया जाता है और असम में उन्हें गुरु जीना के नाम से भी जाना जाता है। उन्हें सत्रिया नृत्य शैली के प्रणेता के रूप में माना जाता है, जिसे बाद में आप जानते हो क्लासिकल डांस का दर्जा दे दिया गया। असम का क्लासिकल डांस है सत्रिया नृत्य। लेकिन अगर आपसे पूछे सत्रिया नृत्य शैली का प्रणेता किसे माना जाता है तो वो यही है श्रीमंत शंकर देव। और वे अंकिया नाट के प्रवर्तक भी थे, जो एकांकी नाटक का एक रूप है। बाकी जिनको ये पुरस्कार मिला डॉक्टर सोनल मानसिंह, उनकी बात करें तो वे भारत की प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्यांगना है। वे भरतनाट्यम में भी निपुण है और उन्हें कई और महत्वपूर्ण पुरस्कार मिल चुके हैं, जैसे कि 2003 में पद्म विभूषण, 1992 में पद्म भूषण, उससे पहले 1987 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी उनको मिल चुका है। और अभी उनको दिया गया श्रीमंत शंकर देव पुरस्कार 2023। किसने दिया? असम सरकार ने दिया। यह आप ध्यान रखना, पुरस्कार का नाम किसने दिया है और किसे दिया है। अब अवार्ड वाला प्रश्न है, कुछ और इंपॉर्टेंट अवार्ड्स मैं आपको रिवाइज कराता हूं, ध्यान से सुनना। जैसे को अभी बात करें पद्म पाणि लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया साईं परांजपे को। गंगाधर राष्ट्रीय पुरस्कार प्रसिद्ध ओडिया कवि प्रतिभा सतपथी को मिला 2023 के लिए। अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम ये पहली बार किसी पुरुष फुटबॉलर को मिला, लियोनेल मेसी को अर्जेंटीना से है। तरुण दास सिंगापुर का मानद नागरिक पुरस्कार इनको मिला। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार अभी 2024 में ये 4 खिलाड़ियों को दिया गया। कौन कौन? निशानेबाज मनु भाकर, चेस चैंपियन डी गुकेश, भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह और पैरा एथलीट प्रवीण कुमार को। उर्वशी सिन्हा को अभी गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट पुरस्कार मिला। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 ये अभी इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र हैदराबाद को दिया गया। गणतंत्र दिवस परेड 2025 में टॉप झांकी उत्तर प्रदेश की रही थी। और मंत्रालयों में बात करोगे तो जनजातीय कार्य मंत्रालय की। 59 नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार अभी 2024 के लिए दिया गया विनोद कुमार शुक्ल को, हिंदी लेखक है छत्तीसगढ़ से। संगीत कलानिधि पुरस्कार 2025 आर के श्रीराम कुमार को दिया गया, वायलिन वादक है। और नृत्य कलानिधि पुरस्कार 2025 उर्मिला सत्यनारायण को मिला, जिनका संबंध भरतनाट्यम से है। तो ये सारे पॉइंट्स ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे कि अभी हाल ही में विश्व रक्तदाता दिवस वर्ल्ड ब्लड डोनर डे ये कब मनाया गया? तो आंसर हो जाएगा 14 जून को। तो हर साल 14 जून को वर्ल्ड ब्लड डोनर डे के रूप में मनाया जाता है। अच्छा, 14 जून को ही क्यों मनाते हैं? क्योंकि ऑस्ट्रेलियाई जीव वैज्ञानिक कार्ल लैंडस्टेनर का जन्म हुआ था, उनकी जयंती होती है 14 जून को। 14 जून 1886 में उनका जन्म हुआ था। और कार्ल लैंडस्टेनर ये हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ब्लड ग्रुप के खोजकर्ता यही थे। उन्होंने सबसे पहले पाया था, उन्होंने सबसे पहले खोजा था कि मनुष्य में 4 अलग अलग प्रकार के ब्लड ग्रुप्स होते हैं, ए, बी, ओ और ए बी ग्रुप। और इसी के लिए उनको 1930 में मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार भी मिला था। अच्छा, यहाँ से 2 प्रश्न याद रखना, ये एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके कि यूनिवर्सल डोनर ये कौन सा ब्लड ग्रुप है? तो ओ नेगेटिव है, मतलब ये सबको दे सकता है पर लेगा केवल ओ नेगेटिव से ही। और यूनिवर्सल एक्सेप्टर सर्वग्राही ये है ए बी पॉजिटिव, ये सबसे ले सकता है पर देगा ए बी पॉजिटिव को ही। इसका ये मतलब हो गया। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इस दिन को मनाने की शुरुआत 2004 में की थी। थीम याद रखना, थीम क्या है? गिव ब्लड गिव होप। इस बार की थीम है गिव ब्लड गिव होप। यहाँ पे ब्लड से कुछ और इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं आपको रिवाइज कराता हूँ, ये सभी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। जैसे कि रक्त किस प्रकार का उत्तक है? टिश्यू है, संयोजी कनेक्टिंग टिश्यू है। ब्लड की स्टडी को हिमेटोलॉजी कहते हैं। ब्लड का पीएच मान कितना होता है? पीएच वैल्यू 7.4 अल्कलाइन होता है, ये अल्कलाइन इन नेचर।
और कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है? विटामिन के। रक्त का थक्का जमाने वाला मुख्य प्रोटीन कौन सा है? फिब्रिनोजन। उसके अलावा एक प्रश्न ये पूछा जाता है कि रक्तदाब ब्लड प्रेशर किस डिवाइस से मेजर करते हैं? तो आंसर होगा स्फिग्मेनोमीटर। और किसकी उपस्थिति के कारण ब्लड शरीर के अंदर नहीं जमता है? हेपरिन प्रोटीन। और ये प्रोटीन लीवर बनाता है। अच्छा, ह्यूमन बॉडी में एवरेज कितना ब्लड होता है? 5 से 6 लीटर के आसपास। और आरबीसी का निर्माण कहाँ पे होता है? अस्थि मज्जा में, बोन मेरो में। आरबीसी यानी कि रेड ब्लड कॉर्पोसेल्स। और याद रखना इसी को एरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। लेकिन इसी का उल्टा एक प्रश्न बन जाता है, भाई आरबीसी का निर्माण तो आपने कह दिया अस्थि मज्जा में होता है, बोन मेरो में होता है, पर भ्रूण अवस्था में जो आरबीसी का निर्माण है वो स्प्लीन में होता है, प्लीहा में होता है। ये दोनों पॉइंट साथ में याद रखना। तो यहाँ पे ब्लड से ये सारे वन लाइनर क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए। ये सभी प्रश्न एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, अब वैसे दिवस वाला प्रश्न है, तो चलो एक बार जून के सारे दिवस भी मैं आपको रिवाइज करवा दूं। तो देखो, अभी 1 जून को वर्ल्ड मिल्क डे मनाया था, 1 जून को ही ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स, 3 जून को वर्ल्ड बाइसिकल डे, 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, 7 जून को वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, 8 जून को वर्ल्ड ओशियन डे, 8 जून को वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे, 9 जून को अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखागार दिवस आर्चिव्स डे, 9 जून को ही प्रत्यायन दिवस एक्रेडिटेशन डे, 10 जून को सभ्यताओं के बीच संवाद के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय दिवस पहली बार मनाया। उसके अलावा 11 जून को अंतर खेल दिवस था, और अभी 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के रूप में मनाया था। तो ये जून के अभी तक के इंपॉर्टेंट दिवस है, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे कि अभी हाल ही में डीएफसीसी बैंक ये गिफ्ट आईएफएससी में ग्रीन बॉन्ड लॉन्च करने वाला पहला विदेशी बैंक बन गया है। इस बैंक का संबंध किससे है? कहाँ का है ये? तो आंसर होगा श्रीलंका। तो श्रीलंका का ये डीएफसीसी बैंक है, और अभी गुजरात के गिफ्ट सिटी में, गिफ्ट सिटी कहां पर है? गुजरात में। तो गुजरात के गिफ्ट सिटी में ग्रीन बॉन्ड लॉन्च करने वाला ये पहला विदेशी बैंक बन गया है। मतलब श्रीलंका का ये जो बैंक है ये हमारे यहाँ पे बॉन्ड जारी करेगा। बॉन्ड मतलब एक तरह का पेपर हो गया, उसको देख करके ये हम लोगों से पैसा लेगा। जिस तरह से सरकारी बॉन्ड जारी होते हैं ना, उसी तरह से है ये। तो ये बॉन्ड जारी करके हम लोगों से पैसा उठाएगा, और उस पैसे का इस्तेमाल ये ग्रीन एनर्जी में करेगा। मतलब इनके देश में, श्रीलंका में जो भी रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स हैं वहां पर इस पैसे का इस्तेमाल किया जाएगा, जैसे कि मुख्य रूप से सौर परियोजनाओं में, सोलर प्रोजेक्ट्स में। ठीक है, तो प्रश्न यही पूछ रहा है कि डीएफसीसी बैंक ये गिफ्ट सिटी में ग्रीन बॉन्ड लॉन्च करने वाला पहला विदेशी बैंक बन गया। कहाँ का है? श्रीलंका का है। अब बात श्रीलंका की है, तो ये रहा मैप में श्रीलंका। देखो, श्रीलंका की 2 कैपिटल है। कमर्शियल कैपिटल इसकी कोलंबो है, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे है, करेंसी है श्रीलंकन रुपी, प्रेसिडेंट है अनुराग कुमार दिसानायके, प्रधानमंत्री है हरिनी अमरसूर्या। और भारत और श्रीलंका के बीच में मैत्री शक्ति अभ्यास होता है, स्लाइनेक्स अभ्यास होता है, दोस्ती अभ्यास भी होता है, लेकिन इसमें इंडिया श्रीलंका के अलावा मालदीव भी होता है। भारत और श्रीलंका के बीच में ये आपको जल डमरू मध्य मिलेगा, जिसे कहते हैं पाक स्ट्रेट, पाक जल डमरू मध्य। उसके अलावा अभी याद रखना, एक तो पोसान पोया महोत्सव हमने मनाया था, पढ़ा था हमने। एक वोसाक पोया उत्सव भी होता है यहाँ पे। और अभी मोदी जी को श्रीलंका का सर्वोच्च सम्मान मिला था, जिसको मित्र विभूषण कहते हैं। 2025 में विश्व हिंदी दिवस के मौके पर, जो हम 10 जनवरी को मनाते हैं, तो उसी अवसर पे श्रीलंका में हिंदी में पहला सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किया गया था। और पिछले साल जो वुमेन्स क्रिकेट एशिया कप हुआ था श्रीलंका में, उसको श्रीलंका ने जीता था भारत को हरा करके। ठीक है, तो ध्यान रखना। ये अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में भारत का पहला सोचने वाला उपग्रह किसने लॉन्च करने की घोषणा की है? तो आंसर होगा टेकमी टू स्पेस। तो टेकमी टू स्पेस ये हैदराबाद का एक प्राइवेट स्पेस स्टार्टअप है, जिसने कहा है कि वो भारत का पहला थिंकिंग सैटेलाइट यानी कि सोचने वाला उपग्रह को लॉन्च करेगा। मतलब ये जो सैटेलाइट है न केवल अंतरिक्ष में डेटा को कलेक्ट करेगा, बल्कि उस पर स्टडी भी ये खुद से ही करेगा। मतलब उस डेटा का मीनिंग हमें निकाल करके देगा, उस डेटा में क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये खुद से उस पर वर्क करेगा, खुद से सोचेगा और रिजल्ट हमें बना करके देगा। और इस सैटेलाइट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ होगा। ऑब्वियस ही बात है, सोच पा रहा है तो एआई का यूज़ तो होगा ही सही। और इसे इसरो के SSLV स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से लॉन्च किया जाएगा। और कौन लॉन्च करेगा? कौन सी कंपनी है? टेकमी टू स्पेस, ये हमारा एक प्राइवेट स्पेस स्टार्टअप है। अच्छा, इस कंपनी का नाम आपने और भी कहीं सुना है क्या? पिछले साल न्यूज़ में थी ये कंपनी। इसने पिछले साल स्पेस में भारत की पहली AI लैब भी लॉन्च की थी, और उसका नाम रखा था MOITD। तो वो भी आप ध्यान रख सकते हैं।
इसकी स्थापना अभी 2024 में ही हुई थी। हैदराबाद में इसका मुख्यालय है। अच्छा, इसी तरह से कुछ और प्रश्न मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। अगर पूछे ना कि भारत का पहला हाइब्रिड रॉकेट ये कहाँ से लॉन्च किया गया था, तमिलनाडु के चेंगलपट्टू के पट्टीपुलम गांव से। और भारत का पहला प्राइवेट रॉकेट जो लॉन्च हुआ था उसका नाम है विक्रम एस, इसको स्काई रूट कंपनी ने बनाया था। उसके अलावा भारत का पहला निजी लॉन्च पैड किसने स्थापित किया था? अग्निकुल कॉस्मोस कंपनी ने। कहाँ पे? श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में, जो इसरो का परिसर है। अग्निकुल कॉस्मोस ने ही चेन्नई में भारत का पहला निजी रॉकेट इंजन कारखाना भी खोला है। और भारत का पहला निजी तौर पर क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन का परीक्षण किया गया, उसका नाम धवन 1 है। दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड स्पेस रॉकेट इंजन अग्निबाण भी अग्निकुल कंपनी ने ही बना है। भारत का पहला निजी उपग्रह तारामंडल लॉन्च करने वाली पहली भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप कंपनी बनी थी पिक्सेल। दुनिया का पहला वाणिज्यिक अंतरिक्ष निगरानी उपग्रह है स्कोट, और इसको लॉन्च किया था एक अंतरिक्ष स्टार्टअप है दिगंतारा, बेंगलुरु का है उसी ने। और भारत का पहला निजी सुपरसोनिक रैमजेट इंजन जिसका नाम है तेज, इसको लॉन्च किया था हाइप्रिक्स ने, ये भी बेंगलुरु का एक डिफेंस स्टार्टअप है। ठीक है, तो इसी तरह से जो प्राइवेट स्पेस कंपनियां हैं भारत की, उससे संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न थे वो मैंने आपको रिवाइज कराए, ध्यान में रखना। और हाँ, आज की वीडियो में ज़्यादा मैं आपको रिटर्न फॉर्मेट की फॉर्म में नहीं दे पा रहा हूँ। इसका कारण है कि आज हमारे एरिया में रात 9 बजे से ही लाइट जा रही है और अब बैटरी बैकअप भी बहुत कम बचा है। तो मेरा उद्देश्य है फटाफट से ये वीडियो तैयार हो जाए और आप तक चला जाए, इसलिए मेरे पास टाइम कम है। तो पीपीटी आज मैं ज़्यादा रिटर्न फॉर्मेट में मैं आपको करके नहीं दे पा रहा हूँ, कहीं ऐसा ना हो इन सब के चक्कर में बैटरी ख़त्म हो जाए और वीडियो भी न जा पाए। ठीक है, तो ये कारण है, मुझे लगा मैं आपको बता दूँ। ठीक है, तो अभी अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में ओजोफेनी को जीआई टैग दिया गया, ये कहाँ का है? ये कहाँ का प्रोडक्ट है? ये गोवा का प्रोडक्ट है ओजोफेनी, और अभी इसको जीआई टैग दिया गया। आप कह सकते हो गोवा की ये ट्रेडिशनल अल्कोहलिक ड्रिंक है, इसे काजू के या नारियल के रस से बनाया जाता है। ये गोवा में बहुत प्रसिद्ध है और अब इसको जीआई टैग मिल गया है। देखो, जीआई टैग की बात करें, जीआई मतलब होता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। ये एक्ट है 1999 का, लागू हुआ था सन 2003 में। और पहली बार जो जीआई टैग दिया गया था 2004-05 में दिया गया था दार्जिलिंग टी को, जो कि पश्चिम बंगाल की है। किसी भी प्रोडक्ट को जीआई टैग दिया जाता है तो वैलिड रहता है कितने सालों के लिए? 10 सालों के लिए। अभी कुछ प्रोडक्ट्स को इसी साल जो जीआई टैग दिए गए जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको एक बार रिवाइज कराऊं। तो अभी हैंडीक्राफ्ट घर चोला को जीआई टैग मिला था, ये गुजरात से है। वर्जिन नारियल तेल को जीआई टैग मिला था, निकोबार का है। भारत सरकार ने टारगेट रखा है 2030 तक 10,000 जीआई टैग का। अहमदाबाद की सौदागिरी ब्लॉक प्रिंट को जीआई टैग मिला। तमिलनाडु में तंजावुर के कुंभकोणम पान के पत्ते को और कन्याकुमारी के थोवलाई फूल माला को जीआई टैग मिला। जम्मू कश्मीर के ये कुछ 7-8 प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि नमदा, कश्मीरी गब्बा, कश्मीर वेलोवेट, कश्मीर ट्वीड, क्रुवेल, कश्मीर चेन स्टिच और शिकारा और वागू को जीआई टैग मिला। मेघालय की रिंडिया सिल्क और खासी हैंडलूम को मिला। सांबा वाथल, ये तमिलनाडु की मिर्च है, उसको मिला। तेलंगाना की चपाता मिर्च को मिला। गुजरात के अमलसाद चीकू को मिला। तमिलनाडु के पनरुत्ती काजू को मिला। सांगरी को जीआई टैग मिला। सांगरी ये जो राजस्थान का खेजड़ी वृक्ष है, वहाँ का राजकीय वृक्ष, उसी की ये फली होती है। ठीक है, तो ये सब ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में किसने ऑपरेशन राइजिंग लायन शुरू किया? तो आंसर होगा इजराइल ने। तो अभी इजराइल ने 13 जून को ईरान के परमाणु और सैन्य ठिकानों को निशाना बना करके हमला किया, और इसके लिए इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लायन चलाया, जिसका उद्देश्य है ईरान के परमाणु क्षमता को खत्म करना। तो अभी इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि ईरान छुप छुप करके परमाणु हथियार बना रहा है और इससे इजराइल के अस्तित्व पर खतरा है, क्योंकि ईरान कई बार इजराइल को नष्ट करने की धमकी दे चुका है, और यही कारण है कि अभी उसने उस पर हमला किया और उसके जो भी परमाणु और सैन्य ठिकाने हैं उनको निशाना बनाया। तो अब इसके रिजल्ट में ईरान को हमला करना ही था। तो कल ईरान ने भी बहुत सारी मिसाइलें, बैलिस्टिक मिसाइलें उस पर बरसाई है, हमला किया इजराइल पे। अच्छा, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस जो भी न्यूज़ में थे वो सारे मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। पहले इजराइल आपको दिखा देता हूँ मैप में। ये रहा मैप में इजराइल। कैपिटल जेरूसलम की, करेंसी है न्यू शेकेल, प्रेसिडेंट है इसाक हर्जोग और प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू है। और याद रखना, इजराइल की एक सेमीकंडक्टर कंपनी है टावर, ये अडानी ग्रुप के साथ मिलकर के $10 बिलियन की लागत से सेमीकंडक्टर चिप प्लांट लगाएगी भारत में। कहाँ पे? महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में।
और अभी दुश्मन ड्रोन को लेजर हथियारों से मार गिराने वाला पहला देश बना था कौन सा? इजराइल। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस मैं आपको रिवाइज कराऊंगा, जैसे कि ऑपरेशन इंद्रावती याद रखना, हैती से भारतीयों को निकालने के लिए हमने चलाया। ऑपरेशन कामधेनु, जम्मू कश्मीर पुलिस ने मवेशी तस्करी पर रोक लगाने के लिए चलाया था ऑपरेशन डेविल हंट। बांग्लादेश ने हिंसा से निपटने के लिए चलाया ऑपरेशन ब्रह्मा। म्यांमार में भूकंप पीड़ितों की मदद के लिए हमने चलाया ऑपरेशन टिक्का। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के बाद घुसपैठ को रोकने के लिए हमने शुरू किया था हमारी सेना ने ऑपरेशन हॉक। सीबीआई ने चलाया था ऑनलाइन बाल यौन शोषण नेटवर्क को समाप्त करने के लिए ऑपरेशन सिंदूर। आप जानते ही हो पाकिस्तान और पीओके में 9 आतंकवादी ठिकानों पर हमले किए थे हमने ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्गत। ऑपरेशन अभ्यास सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल था ये, जो बंगलुरु में शुरू हुआ था ऑपरेशन अभ्यास नाम से। ऑपरेशन केल्लर, ये दक्षिण कश्मीर में शोपिया में केल्लर के घने जंगलों में आतंकवाद विरोधी अभियान था। ऑपरेशन संकल्प, सुरक्षा बलों ने छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में 22 नक्सलियों को मार गिराया था। ऑपरेशन वेब स्पाइडर, यूक्रेन ने रूस पर गुप्त ड्रोन हमला किया था। ऑपरेशन गोस्ट सिम, इंडियन आर्मी और असम पुलिस ने मिलकर के इसको शुरू किया था, जो फर्जी सिमें होती है उसके खिलाफ। ठीक है, ये सभी ऑपरेशन सभी न्यूज में थे, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे कि अभी हाल ही में कश्मीरी संगीत के दिग्गज उस्ताद गुलाम नबी शाह का निधन हो गया, उन्हें और किस नाम से जाना जाता था? तो आंसर होगा हमले बुलबुल। तो अभी उस्ताद गुलाम नबी शाह, जिन्हें प्यार से हमले बुलबुल के नाम से याद किया जाता था, और अभी उनका निधन हो गया। उन्हें कश्मीरी लोक संगीत और संस्कृति को लोकप्रिय बनाने में उनकी भूमिका के लिए जाना जाता है। अभी इनका निधन हो गया। और निधन वाला प्रश्न है, चलो और कुछ इंपॉर्टेंट व्यक्तियों के नाम मैं आपको बताता हूँ जिनका अभी इस साल निधन हुआ है। जैसे कि एक मिलिंद रेगे का नाम आपने पढ़ा होगा, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ मुंबई क्रिकेट कहा जाता है। नामीबिया देश के पहले राष्ट्रपति सैम नुजोमा का निधन हो गया। ओडिसी नृत्य के जनक मायाधर राउत का निधन हो गया। दुनिया की सबसे उम्रदराज टेस्ट क्रिकेटर रॉन ड्रेपर का निधन हो गया, वे साउथ अफ्रीका से थे। और उड़िया भाषा के प्रसिद्ध कवि रमाकांत रथ का निधन हो गया। बाकी वी रामास्वामी सर्वोच्च न्यायालय के पहले न्यायाधीश थे, जिनके खिलाफ 1991 में महाभियोग प्रस्ताव लाया गया था, पर वो चलाया नहीं जा सका। और राम सहाय पांडे बुंदेलखंड के राय नृत्य के प्रसिद्ध कलाकार थे, पद्मश्री मिला इनको 2022 में। कुमुदनी लाखिया का नाम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कथक से उनका संबंध था और गुजरात से थी वो। 2025 में पद्म विभूषण भी उनको मिला था और अभी निधन हो गया। अभिनेता मनोज कुमार का निधन हो गया। 2015 में 47वें नंबर का दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला था इनको। उसके अलावा रोमन कैथोलिक चर्च के प्रमुख पॉप फ्रांसिस का निधन हो गया, वे अर्जेंटीना से थे। अभी नए पॉप बन गए हैं लियो 14, अमेरिका से हैं, पहले अमेरिकी व्यक्ति इस पद पर आने वाले। डॉक्टर कृष्ण स्वामी कस्तूरी रंगन इसरो के पूर्व अध्यक्ष थे 5वें नंबर के। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 इन्हीं की अध्यक्षता में, इन्हीं की सिफारिश पे लाई गई थी। कस्तूरी रंगन समिति आपको याद है, इनका निधन हो गया, इंपॉर्टेंट रहेगा नाम। दुनिया की सबसे उम्रदराज महिला का निधन हो गया, नाम था इनाह कैनाबारो, ब्राजील से थी। भारत में एंजियोप्लास्टी के जनक कहे जाते हैं डॉक्टर मैथ्यू सैमुअल, केरल से थे। योग साधक बाबा शिवानंद का 128 वर्ष की आयु में निधन हो गया, पद्मश्री 2022 में मिला। आईसीएमआर के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर सुभद्रा अय्यप्पन का निधन हो गया, 2022 में ही पद्मश्री मिला। भारत के परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व अध्यक्ष और न्यूक्लियर साइंटिस्ट डॉक्टर MR श्रीनिवासन का निधन हो गया, 2015 में पद्म विभूषण इनको मिला था। ठीक है, सब इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं जिनका इस साल निधन हुआ है, मैंने आपको रिवाइज करा दिया, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में किसे लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल 2025 में मानद तेंदुआ पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा अलेक्जेंडर पायानो को। तो यूरोप के सबसे पुराने और सबसे सम्मानित फिल्म समारोह में से एक है ये लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल। अभी इसका 78 नंबर का एडिशन हुआ 2025 में, और इसमें सिनेमा में उनके प्रभावशाली योगदान के लिए अमेरिकी जो निर्देशक हैं, डायरेक्टर है अलेक्जेंडर पायानो, उनको प्रतिष्ठित मानद तेंदुआ पुरस्कार, जिसे पार्डो डी ऑनर कहते हैं, उससे सम्मानित किया गया है। सिनेमा में उनके योगदान के लिए उनको ये सम्मान मिला है। ठीक है, तो सिंपल से याद रखना, किसे लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल 2025 में मानद तेंदुआ पुरस्कार या पार्डो डी ऑनर से सम्मानित किया गया? अलेक्जेंडर पायानो अमेरिकी निर्देशक हैं, अमेरिकी डायरेक्टर हैं ये। बाकी अवार्ड वाला प्रश्न आज एक और आया था, वहाँ मैंने सारे इंपॉर्टेंट अवार्ड्स आपको रिवाइज कराए थे। तो अभी अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में मैंगो मैन कलीमुल्लाह खान द्वारा विकसित आम की नवीनतम किस्म को किस नेता के नाम पे रखा गया? तो आंसर होगा राजनाथ सिंह। तो कलीमुल्लाह खान, जो कि मैंगो मैन के नाम से मशहूर है,
जिन्हें बागवानी और फल प्रजनन के क्षेत्र में उनके अद्वितीय योगदान और समर्पण के लिए पद्मश्री भी मिल चुका है। वे ग्राफ्टिंग के जरिए फलों की नई नई तरह की किस्में बनाते रहते हैं और अभी उन्होंने आम की एक नई किस्म तैयार की है और हमारे जो रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह, उन्हीं के नाम पर इस नई किस्म का नाम रखा है राजनाथ मैंगो। वैसे इससे पहले भी वो कई मशहूर लोगों के नाम पर आम की नई नई किस्मों के नाम रख चुके हैं, जैसे कि सचिन तेंदुलकर के नाम पे, ऐश्वर्या राय, सोनिया गांधी, नरेंद्र मोदी, इन सबके नाम पे रख चुके हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको रिवाइज करवाता हूँ। जिस तरह से आज हमने देखा इस प्रश्न में मैंगो मैन के नाम से कौन मशहूर है, तो आपने देखा कलीमुल्ला खान। उसी तरह से अगर पूछे मून मैन ऑफ इंडिया एम अन्नादुराई, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया एपीजे अब्दुल कलाम, मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया टेसी थॉमस, रॉकेट मैन ऑफ इंडिया के शिवान, साइक्लोन मैन ऑफ इंडिया मृत्युंजय महापात्रा, टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया बिंदेश्वर पाठक, आइसक्रीम मैन ऑफ इंडिया रघुनंदन कामत और भारत में सुपर कंप्यूटर के जनक कहे जाते हैं विजय भटकर। ठीक है, तो ये नाम भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में विजय रूपाणी का निधन हो गया, वे किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? तो आंसर हो जाएगा गुजरात। वे गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री थे। वे 7 अगस्त 2016 को आनंदीबेन पटेल के इस्तीफे के बाद गुजरात के 16वें नंबर के मुख्यमंत्री बने थे और अभी इनका नाम न्यूज में रहा क्योंकि इनका निधन हो गया। अभी जो एयर इंडिया प्लेन क्रैश हुआ था उसी में ये भी थे और इनका निधन हो गया। अभी जो एयर इंडिया, जो कि टाटा की ही कंपनी है, उसकी उड़ान संख्या AI-171 ये गुजरात के सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो अहमदाबाद में है उससे लंदन जा रही थी, पर उड़ान के कुछ समय बाद ही उसमें कुछ टेक्निकल फॉल्ट आया या क्या दिक्कत आई, अभी तो उसकी जांच चल रही है और उसके बाद ही वो क्रैश हो गया और 200 से ज़्यादा लोग मारे गए। मतलब जितने लोग उसमें सवार थे वो सारे मारे गए, बस एक व्यक्ति बचा है। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा इसके बारे में, एक व्यक्ति बच गए। इसे चमत्कार कहें, भगवान की लीला कहें या उनकी सूझबूझ कहें, वैसे तो चमत्कार ही कहेंगे, या ईश्वर ने उनको बचाया है, वरना सारे लोग मारे गए। उसके अलावा ये प्लेन जिस मेडिकल हॉस्टल पे गिरा था, उधर मेस चल रहा था, वहाँ पे भी 5-6 स्टूडेंट मारे गए। ये जो विमान था ये अमेरिका की जो बोइंग कंपनी है उसका 787-8 ड्रीम लाइनर विमान था और ये पहली बार है जब किसी ड्रीम लाइनर विमान में हादसा हुआ हो। अच्छा, जो व्यक्ति बच गए उनका नाम क्या है? विश्वास कुमार रमेश। वे जीवित बच गए। उन्होंने ऐसा कहा जब प्लेन क्रैश होने वाला था, जो इमरजेंसी गेट के पास ही बैठे हुए थे और ये कूद गए और बच गए। अभी हादसा किस कारण से हुआ इसकी जांच की जा रही है। कॉकपिट में जो ब्लैक बॉक्स होता है, इसके बारे में आपको पहले भी बता चुका हूँ। ये कॉकपिट के अंदर जो भी पायलट के बीच में बातचीत हो रही है उस सबको रिकॉर्ड करता है, तो वो मिल गया है ब्लैक बॉक्स। ब्लैक बॉक्स किस रंग का होता है? नारंगी रंग का होता है। तो अब उसको रिकॉर्डिंग सुनेंगे और पता लगेगा कि अंदर दिक्कत क्या आई थी। अच्छा, इस ब्लैक बॉक्स का आविष्कार किसने किया? ऑस्ट्रेलिया के डेविड रोनाल्ड ने। और ये भी याद रखना, ऑस्ट्रेलिया ये दुनिया का पहला देश था जिसने सभी हवाई जहाजों के लिए ब्लैक बॉक्स को अनिवार्य कर दिया था। ठीक है, बाकी ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। सेशन अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना। बाकी इसकी क्विज आपको मिल जाती है डेली आपकी क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन पे और PDF आपको मिल जाती है आपके टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एप्लीकेशन को आप गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं। बाकी चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का आपको क्विक रिवीजन करवा देते हैं, फिर हम सेशन एंड करते हैं। तो कल पहला प्रश्न आपसे पूछा था अभी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? 131। फिर पूछा भारत और किस देश के बीच टाइगर क्लॉ अभ्यास हुआ? भारत अमेरिका। और सकल घरेलू उत्पाद का नया आधार वर्ष क्या होगा? 2022-23। मुख्यमंत्री जीवन अनुप्रेरणा योजना ये कहां पर शुरू की गई? असम में। चुनावी अखंडता पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया स्वीडन में। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया गया 12 जून को। और सांस्कृतिक योगदान के लिए रूसी दोस्तोवस्की स्टार पुरस्कार से सम्मानित किया गया जावेद अख्तर को। उसके अलावा भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम और कृत्रिम मूंगा चट्टान ये कहां पर विकसित की जा रही है? सिंधुदुर्ग महाराष्ट्र में। और भारत के किस शहर को आधिकारिक रूप से तेंदुआ राजधानी घोषित किया गया? बेंगलुरु। और आखिरी प्रश्न था भारत और किस देश के बीच शक्ति अभ्यास हुआ? अभी भारत और फ्रांस के बीच। चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देखते और सेशन एंड करते हैं। तो कल आपसे पूछा था कि भारत सरकार ने स्टार्टअप्स के लिए क्रेडिट गारंटी योजना के तहत ऋण गारंटी को 10 करोड़ रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया? तो आंसर होगा 20 करोड़ रुपए। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न है।